Hello, all the aspirants of CTET and HTET exam, KVS exam, NVS exam, and all the teaching exams aspirants. This is a video, last minute important questions. It will cover 20 questions with some basic information regarding that questions. Basically, this video is about not only the questions, but it will cover main important notes that is in and around that particular topic. So without much delay, let us start. So this video will cover concept-based questions, and the questions are exam-oriented with some explanation, and high probability topics are included in this video. So without much delay, first question is zone of proximal development. ये हमारा लेव व्योगोत्स्की ने दिया था. इसमें एक important टर्म आती है ZPT. ZPT is not nothing but a difference. It is a gap, we can say. एक ऐसा गैप जिसमें हम ये देखते हैं कि एक बच्चा खुद से कितना कर सकता है और एक टीचर के सपोर्ट से, टीचर के इंटरवेंशन से कितना कर रहा है. तो इसमें अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है, प्राइमरी लेवल पे देखें तो वो नाउन खुद से फाइंड कर लेता है, लेकिन वर्ब के लिए उसको टीचर का थोड़ा इंटरवेंशन चाहिए. तो इस दोनों के बीच के गैप को हम ZPD बोलेंगे. इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है स्कैफोल्डिंग. कुछ क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाएंगे जिनमें ये टर्म्स यूज की जाती है, तो अगर इसका मीनिंग आपको पता है, यू कैन इजीली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग? It is when a child not able to do anything or some regarding one topic, the child is not able to attempt that topic and the teacher has to intervene, teacher has to help that child. So जब teacher उस बच्चे की help कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं simple words में, teacher एक थोड़ी मदद बच्चे का कर रहा है और जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है टीचर सपोर्ट धीरे धीरे हटा देता है. तो इस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं. तो अगर हम बोले कि क्वेश्चन आता है स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये लेव व्योगोत्स्की ने दिया था, जिसमें उन्होंने ZPD को इंक्लूड करा था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम इसमें देख सकते हैं कि बच्चा कितना, किस लेवल पे तो वो खुद काम कर सकता है और किस लेवल पे उसको बच्चे को टीचर का इंटरवेंशन चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अराउंड काफी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इसको आप अपनी नोट डाउन करना. नेक्स्ट आता है प्याजे. प्याजे टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पक्का आता है. इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी. जीन प्याजे ने हमारी 4 स्टेजेस दी थी: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. जो स्टेज इन्होंने नहीं दी थी वो थी मोरल डेवलपमेंट की स्टेज, जो किसने दी थी? कोलबर्ग ने. तो इसमें आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. एक तो मोरल डेवलपमेंट किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था. दूसरा कि जीन प्याजे ने जो हमारी स्टेजेस दी थी वो कौन कौन सी स्टेजेस थी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल. इसमें कितनी स्टेजेस दी थी ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है, बट वो काफी बेसिक है. वो HTET या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछ सकता है. लाइक ऑप्शन देके वो उसको फ्रेम कर सकते हैं. मैच द कॉलम में भी ये आ सकते हैं. 4 स्टेजेस देंगे, देन वो अलग अलग जो उनके हमारे राइटर एंड ऑथर्स हैं उनका नाम देंगे एंड मैचिंग के तौर पे भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये इनका नाम याद होना बहुत जरूरी है. ये 4 स्टेजेस हमारी प्याजे ने दी थी. इन 4 स्टेजेस को अगर थोड़ा सा डिटेल में हम देखें तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसका ईयर होता है 0 to 2 years, जिसमें बच्चा सेंसेस से सीखता है. बेसिकली 0 to 2 में बच्चा सेंस ऑर्गन्स अपने यूज करता है, देखना, छूना, सुनना, पकड़ना. सो ये सेंसेस हैं जो बच्चा यूज करता है, जिसमें चीज उसको नहीं दिख रही लेकिन वो एग्जिस्ट करती है. तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे का हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमेनेंस. ये पर्टिकुलर टर्म भी कई बार क्वेश्चंस इससे फ्रेम होता है.
जैसे पीकबू एक गेम है, टॉय छुपा दो, तो पहले बच्चा भूल जाता था लेकिन बाद में ढूंढने लगता है। तो 0 to 2 में ये ऑब्जेक्ट परमेनेंस का कॉन्सेप्ट आता है। देन नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल, जिसका एज गैप है 2 to 7। इनका एज बार भी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स द कॉलम के साथ वो दे सकते हैं। अब प्री ऑपरेशनल में बच्चा की लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चा इमेजिनेशन यूज करता है, लॉजिक अभी वीक होती है लेकिन इमेजिनेशन वो कर सकता है चीजों को। इसमें जो की फीचर्स हैं इसके, वो है ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है? ये बीएड में, डीएलएड में काफी पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ईगो सेंट्रिज्म होता है सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ अपना, बच्चे का बच्चे का अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है। उसे लगता है कि जो वो सोचता है वही सब सोचते हैं, तो ईगो सेंट्रिज्म। सेकेंड इसमें की फीचर आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म, चीजों को जिंदा समझना। इवन अगर उसके पास कोई डॉल है, वो डॉल को भी एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करता है। तो ये दोनों अगर टर्म पूछे जाते हैं तो ये किसका पार्ट है? प्री ऑपरेशनल का पार्ट है, ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म। और एक टर्म और आती है, नो कंजर्वेशन। देन सेंसरी मोटर का पार्ट क्या था? सेंसरी मोटर का पार्ट होता था ऑब्जेक्ट परमिएनेंस, जिसमें उसको चीजें नहीं दिख रही पर वो एग्जिस्ट करती है। तो ये फीचर हमारा सेंसरी मोटर में आता है। थर्ड, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में कवर कर रही हूँ। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का एज है 7 to 8 years। बेसिकली हम अगर देखें तो सेकेंड क्लास से बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है। तो इसमें जो कि कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, सेरिएशन है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, वो सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के साथ होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चा समझता है कि ग्लास शेप बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है। लाइक ग्लास का जो शेप है, अगर उसे कटोरी में डालें या ग्लास में डालें किसी वाटर को, उसका क्वांटिटी का उसको कॉन्सेप्ट रहता है कि वो सेम है, लेकिन जो रियल ऑब्जेक्ट है वो उन्हीं को कंसिडर कर सकता है, जो रियल नहीं है उनको, उनकी थिंकिंग अभी थोड़ा वीक होती है। देन जो मैथ्स के सम है वो रियल चीजों से इजीली सॉल्व कर लेता है, अगर उसको आप बताते रहेंगे। जैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की काफी बात करते हैं एनईपी में, अगर आप उससे बोलेंगे 6 - 4 कितना होता है, तो इसके मुकाबले अगर आप उसको रियल लाइफ चीजों से कनेक्ट करेंगे, लाइक आप उसको 6 पेंसिल दीजिए, उसमें से 4 यू कैन टेक, देन ही कैन इजिली रिलेट विद द सब्सट्रैक्शन कि अब उसके पास 2 पेंसिल बची हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसमें काफी ज्यादा आती है। फॉर्मल ऑपरेशनल, इसका एज है 11 to वी कैन से प्लस। 11+ जितने भी हैं हमारे, वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, जो हाइपोथेसिस है, रीजनिंग है, इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो की फीचर्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचर प्लानिंग, ये ऑल दीज टर्म्स आर इंक्लूडेड इन फॉर्मल ऑपरेशनल। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, जैसे एलजेब्रा बच्चा सॉल्व करने लगता है, थ्योरीज को समझने लगता है, डिबेट अगर हो रहा है तो प्रॉस एंड कॉन्स, वो सब चीज धीरे धीरे समझने लगता है। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है कि अगर ये चीज ऐसे है, ऐसे क्यों नहीं होती, उसका एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी वो सोच सकता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल हमारी आती है 11+ बच्चों में। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे प्याजे ने दी थी। 4 स्टेजेस, चारों के नाम। देन नेक्स्ट है कोलबर्ग, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट इज अबाउट हाउ चाइल्ड
think about right and wrong, not just behavior. ये पर्टिकुलरली इस चीज के ऊपर है कि बच्चा राइट और रॉन्ग में कितना डिफरेंस कर पा रहा है। इसमें जो स्टेजेस हैं वो रीजनिंग पे बेस है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड से नहीं। इवन कि आपने उसको रिवॉर्ड दिया किसी गलत चीज के लिए, बट ही नोस दैट थिंग इज नॉट राइट, उसको पता है वो चीज सही नहीं है, वो चीज सही है। तो मोरल डेवलपमेंट हमारा किसने दिया? सिंपल कॉलबर्ग ने। या बिहेवियर से ज्यादा रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। वाई वॉट से ज्यादा वाई वॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग बाय इमिटेशन। बच्चा देख के सीख रहा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो। तो ये किसने दिया था? बंडूरा ने। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, जो चाइल्ड है वो टीचर का बिहेवियर कॉपी करता है। अगर टीचर बिना किसी रीजन के आके बच्चों को स्कोल्ड कर रहा है, every day morning he is coming and scolding all the children without any reason, because of his personal experiences, maybe he is not happy and he is scolding the children, so children will imitate that thing. बच्चे उसको imitate करेंगे कि उसका बच्चे का जो बिहेवियर है in that class, maybe it can become aggressive. so बंडूरा ने इमिटेशन के ऊपर बात करी थी। मोस्टली आप देखें, जैसा पेरेंट का बिहेवियर होता है वो चाइल्ड में भी आता है, इधर फादर्स बिहेवियर और मदर्स बिहेवियर, यू कैन सी इट इन द चाइल्ड। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन में भी काम आता है। तो क्योंकि हमें पता है हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, तो हमारी टीचिंग जो अप्रोच है वो हर बच्चे के लिए सेम नहीं हो सकती। आपकी किसी बच्चे के लिए डिस्कशन स्ट्रेटेजी काम करेगी, किसी के लिए पिक्चर बेस्ड स्ट्रेटेजी काम करेगी, किसी के लिए टॉय बेस्ड करेगी, किसी के लिए स्टोरी बेस्ड करेगी। सबका अपना अप्रोच होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारी टीचिंग है उसमें हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके रिगार्डिंग बन सकते हैं, जैसे टीचर इज कमिंग टू द क्लास, ही इज टीचिंग वॉट एवर ही नोज। उसकी जो खुद की नॉलेज है वो उसके बेस पे बच्चों को सिखाता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, वो बच्चों का इंटरेस्ट देखता है, देन उसको सभी बच्चों को वो सेम टॉपिक या सेम स्ट्रैटेजी के थ्रू पूरे चैप्टर को कवर करता है। थर्ड, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ईच चाइल्ड इन द क्लास। अलग अलग स्ट्रैटेजी उसने अपनाई अलग अलग टॉपिक्स के लिए। पूरे चैप्टर में उसने 2-3 अपने जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उनको इंक्लूड करा। फोर्थ टॉपिक आता है ऐसे ही कोई भी ऑप्शन वो आपको देंगे कि अ टीचर इज नॉट इवन इंटरेस्टेड टू टीच, अ टीचर इज सिंपली यूजिंग ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग, क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग एंड द चैप्टर इज ओवर। सो ऐसे 4 ऑप्शन सेट बन जाते हैं। अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें कंसिडर करना है, चाइल्ड सेंटर टीचिंग को हमें कंसिडर करना है, हर बच्चे का इंटेलिजेंस अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे की स्पीड ऑफ लर्निंग अलग है। कुछ बच्चों को जस्ट आप एक टॉपिक बताएंगे और वो इजिली ग्रैप्स कर लेते हैं कि हाँ मैम ने क्या पढ़ाया है, क्या समझाया है। इवन थ्रू स्मॉल थिंग डिस्कशन से वो समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को आपको बार बार ड्रिलिंग भी करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना पड़ेगा, उनको थ्रू अदर्स ईच सेंसेस यूज करने पड़ेंगे, ऑडियो वीडियो डिफरेंट मोड्स ऑफ थिंग्स आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे का एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर बच्चे का स्पीड ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट अलग होता है। तो इसमें बेस्ट अप्रोचेस क्या आ सकते हैं, जैसे वो ऑप्शंस दे सकते हैं डिफरेंट, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ऐसे डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें एक बेस्ट मेथड जो रहते हैं वो है एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड में आपके मल्टीपल सेंसेस इंक्लूड होते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, फ्लेक्सिबल मेथड यूज करना है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, फ्लेक्सिबल। अगर आपको लगता है वो स्ट्रेटेजी ज्यादा हेल्पफुल है तो उसको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा देना है, वो कोई नहीं है तो उसको टाइम ड्यूरेशन कम देना है। ऐसा नहीं है कि स्टोरी बेस्ड एक अच्छी
आपकी अप्रोच है तो आप क्लास में सिर्फ स्टोरी बेस करेंगे, नहीं, हर तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाना है क्योंकि अलग अलग लेवल के बच्चे क्लास में होते हैं। देन वी हैव टू रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी। कुछ सीटेट में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, अ टीचर इज टीचिंग इन अ डिफरेंट स्टेट, जो उसका स्टेट नहीं है उससे अलग स्टेट में वो पढ़ा रहा है, तो एक ऑप्शन आएगा कि अ चाइल्ड इज अ टीचर, जो चाइल्ड है उनके नीड्स को इग्नोर करके अपने थ्रू पढ़ा रहा है। दूसरा, रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है अलग रिलीजन को, अलग कम्युनिटी को। थर्ड ऑप्शन आएगा रेस्पेक्टिंग एंड यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। फोर्थ ऑप्शन आएगा हियर टीचर इज नॉट कमिंग टू द क्लास, ऐसे सिंपल कुछ भी। तो थर्ड ऑप्शन रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, ऐसे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना। सो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है सीसीई। सीसीई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? इसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका इवैल्यूएशन होता है बच्चे का, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। अब जैसे एचपीसी, एचपीसी क्या होता है? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये एचपीसी केवी के स्कूल में बहुत इसको इंपॉर्टेंट दी जा रही है। लास्ट ईयर क्लास 1 और 2 में एचपीसी को इंक्लूड किया गया था और इस साल अदर क्लासेस में, हायर क्लासेस में भी इसको इंक्लूड किया जा रहा है। एचपीसी होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का देखा जाता है। इसमें ग्रेड्स मार्क्स नहीं दिए जाते। 3 कैटेगरीज होती हैं, बिगिनर, प्रोग्रेसिंग एंड प्रोग्रेसिव। तो बच्चा बिगिनर के लेवल में आ रहा है टर्म 1 में, टर्म 2 में वो प्रोग्रेसिंग में आ रहा है, थर्ड में प्रोग्रेसिव में आ गया, मतलब उसने अचीव कर लिया। तो इस तरीके से उनको कैटेगराइज किया जाता है। उसको कोई ग्रेडिंग, फेल, पास नहीं। और उसके काफी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, जैसे कि बच्चे फिजिकल में कैसा है, फिजिकल उसका कैसा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका कैसा है, सोशल डेवलपमेंट उसका कैसा है। तो सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है। तो इसमें आपका स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक दोनों इंक्लूड हो जाता है। इट इज नॉट बेसिकली अबाउट एग्जाम बट इट इज अबाउट होल चाइल्ड डेवलपमेंट। सेवेंथ है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। दिस इज समथिंग ऑल द टीचिंग एस्पायरेंट मस्ट नो, दैट जो डेवलपमेंट है वो दोनों से आता है। हमारा एक जीन्स और फिजिकल ट्रेट्स क्या है वो उस पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट, एंड होम, स्कूल एंड सोसाइटी कैसी है उस पर भी डेवलपमेंट हमारा डिपेंड करता है। इसमें कोई एक सिंगल चीज अलोन वर्क नहीं करती, दोनों वर्क टुगेदर करती है। नेक्स्ट टर्म है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग सिंपल, इसके नाम से ही पता चलता है कि एक न्यू नॉलेज को कनेक्ट करती है प्रीवियस नॉलेज के साथ। मीन्स हम इसमें लिख सकते हैं कि फ्रॉम अननोन टू नोन। फ्रॉम अननोन टू नोन जो है वो एक मीनिंगफुल लर्निंग होगा कि जो बच्चे को नहीं पता था हम उसके साथ उसकी जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि उसकी जो नॉलेज है वो अब नोन, उस टॉपिक को वो अब जानता है। मीनिंगफुल लर्निंग तभी होगी कि वो जो रोट मेमोराइजेशन पे फोकस ना करके the child can understand so that he can connect his previous knowledge. So एक भी ये बेसिक टर्म है। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। ये मेथड प्रीवियसली स्लाइड में भी बताया गया था। डिस्कशन मेथड होता है जो थिंकिंग को एनकरेज करें, जिसमें डिस्कशन हो रहा है। एक इंटरेक्टिव क्लास होती है जिसमें चाइल्ड और टीचर दोनों इंटरवेंशन करते हैं। ऐसा ही नहीं कि बस चाइल्ड ने, कि बस टीचर अपना पढ़ाया जा रहा है लेकिन चिल्ड्रन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो वो होता है लेक्चर मेथड। ये है डिस्कशन मेथड जिसमें थिंकिंग को एनकरेज किया जा सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर डेवलप करता है, और वो मल्टीपल अपने व्यू पॉइंट्स टीचर के सामने प्रेजेंट करता है। अपना डिस्कशन जो डिफरेंट चिल्ड्रंस हैं वो सब अपना चिल्ड्रन है अपना बताते हैं। ये रीजनिंग को डेवलप करता है। ये लेक्चर मेथड से अच्छा है क्योंकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करता है। लेक्चर मेथड में जो टीचर है वो बस अपना व्यू पॉइंट बताता है, वो चिल्ड्रन के पॉइंट को नहीं कंसिडर करता, उनके पॉइंट्स को नहीं पूछता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चनिंग प्रमोट कंस्ट्रक्टिविज्म। सो क्वेश्चनिंग प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब
आपका जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है वो चाइल्ड के कंस्ट्रक्ट नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। टीचर एक फैसिलिटेटर है, टीचर एक्सप्लेन फुल्ली ना करके एक उसको फैसिलिटेट करता है चाइल्ड को, जस्ट उसको एक सिंपल, जैसे टीचर्स एक क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वेयर इज यू आर फ्रॉम विच प्लेस, व्हाट इज द हिस्टोरिकल थिंग्स इन योर प्लेस, ऐसे वो क्वेश्चन पूछेगा। वो एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, ये नहीं कि उसको सिंपली बता दिया कि ये प्लेस है भोपाल और इसमें ये हिस्टोरिक है, ये जोग्राफिकल इसके इम्पोर्टेंस है, ये रिवर्स है। नहीं, उसको डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क करने हैं, उससे वो कनेक्ट करेगा नॉलेज को। ये सब चीजें आपस में लिंक है जो हमारी टीचिंग लर्निंग इन अ क्लासरूम हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक होता है सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव एग्जाम्स के तौर पे फाइनल एग्जाम्स में ग्रेडिंग सिस्टम को कंसिडर करके किया जाता है लास्ट में, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो डेली बेसिस पे किया जाता है, जैसे क्लास में ओरल क्वेश्चंस करके, क्लास वर्क देके, बच्चा एक्टिविटी के टाइम पे कैसा अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, बच्चे का अपने टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग भी आप फीडबैक ले सकते हैं। बच्चा रोल प्ले में कैसे कर रहा है, स्टोरी टेलिंग बच्चे का कैसा है, एक जो डेली इवेंट्स में वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो डेली बच्चे को किया जाता है। इसमें ग्रेडिंग अलाउ नहीं होती, जस्ट सबमिटिव में ग्रेडिंग अलाउ होती है। 12th है हमारा टॉपिक फर्स्ट स्टेप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है ऑल द चिल्ड्रन आर हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सो हमें उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द लर्नर्स। विदाउट एक्सेप्टिंग इंक्लूजन फेल्स। सो अगर आप डिफरेंट लर्नर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहां पे इंक्लूजन नहीं होगा। अगर आप डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लर्निंग लेवल और डिफरेंट फिजिकल, जो कुछ बच्चे फिजिकली उतना नहीं हो पाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इम्पेयरमेंट्स भी आते हैं, तो उनको भी सबको कंसिडर करना है। 13 है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटी जो चाइल्ड फेस करता है, रीडिंग, अगर बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा है, काफी उसको बताने के बाद भी इज नॉट एबल टू कोप अप, सो द चाइल्ड में हैव डिसलेक्सिया। और ये चीजें एक स्पेशल एजुकेटर के इंटरवेंशन से फाइंड आउट की जाती है। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि नॉर्मली बच्चा नहीं रीड कर पाया है, उसको किसी ने हो सकता है ना ही सिखाया हो कैसे रीड करना है, फोनिक साउंड बच्चे को ना सिखाई गई हो, तो हम उसको नहीं बोल सकते उसे डिसलेक्सिया। एक प्रॉपर प्रोसेस से और स्पेशल एजुकेटर के हेल्प से ही हम ये फाइनल डिसीजन दे सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे को डिसलेक्सिया है। If he is not able to write, the child may have dysgraphia. If he has problem in math calculation, dyscalculia. So ये 3 learning disabilities हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव प्रैक्टिस। इसके बारे में पहले बता दिया गया था कि जो कुछ डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनको भी जो मेन स्ट्रीम के चिल्ड्रन है उनके साथ इंक्लूड करके ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, सो दैट बिकॉज उनको ऐसी सोसाइटी में जाना है जहाँ हर तरह के लोग हैं, तो उनको हम किसी सेपरेट स्कूल्स में नहीं डाल सकते। उनको सभी चिल्ड्रन के साथ रह के ही स्टडी करनी है, लाइफ स्किल्स समझनी है। तो इसलिए हम इंक्लूसिव प्रैक्टिस रखते हैं जिसमें सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, डिसेबल भी और जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं वो भी। नेक्स्ट है एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग ये इंग्लिश या हिंदी में पेडागोजी में क्वेश्चन आ सकता है। तो लैंग्वेज डेवलप नेचुरली इन दिस ऑर्डर। छोटा बच्चा लिसनिंग, आफ्टर लिसनिंग देन ही मूव टुवर्ड्स स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। सो ये 4 स्टेजेस हैं जो हमारे बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आते हैं। बेसिकली 4 स्किल्स है। सो फोकस ऑन कम्युनिकेशन नॉट ग्रामर रूल फर्स्ट। छोटे बच्चे को प्राइमरी लेवल पे हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट कर सकते हैं। Then we can move forward with the grammar part and vocabulary part. Next, 16th, real life language use.
So again, this is a language pedagogical question. Children learn language better when they talk and listen. So if you are giving experiential learning, if you are giving them opportunity to express themselves and like stage performances and some activities like extempo debate in a class, they can learn better. वो और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लैंग्वेज समझेंगे, उनकी लैंग्वेज जो है वो नेचुरली बूस्ट होगी. It is a skill. It is not only a subject. Okay. So teaching grammar. Grammar हम कैसे पढ़ा सकते हैं? Through stories पढ़ा सकते हैं. We can move with noun, verb, adjective, adverb. वो सब हम स्टोरी से बच्चे को पढ़ा सकते हैं. कन्वर्सेशन कर सकते हैं जिससे बच्चे के हम सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं. उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ा सकते हैं. तो हम ग्रामर का काफी अलग अलग पेडागोजी है, उन्हें स्ट्रेटेजी है सिखाने से, जिसमें एक आ जाता है थ्रू स्टोरी, कन्वर्सेशन, कंटेक्स्ट. ओके, सो पहले उन्हें रूल्स डायरेक्टली नहीं बताना है. फर्स्ट यू मेक देम यूज द लैंग्वेज एंड आफ्टर दैट वी कैन मूव विद द ग्रामर पार्ट. Next, mathematics plus daily life. Okay, so mathematics become meaningful when they link to shopping. Again, experiential learning. हम शॉपिंग, टाइम, मनी, मेजरमेंट, इन सब से उनको अगर कनेक्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स को जल्दी लर्न करते हैं. देन इट रिड्यूसेस फियर ऑफ मैथ ऑल्सो. और मैथ्स के लिए हम जैसे एक शॉपिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं, डिफरेंट स्टॉल्स, बच्चों को बोल सकते हैं आपका ये स्टॉल है, आपका ये स्टॉल है. मतलब आपका पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए कि जैसे केवीएस में अभी इंटरव्यू होगा तो आप उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपके डेमो में वो जितना इम्प्लीमेंट होगा उतना ही आपका डेमो पावरफुल होगा. द 19 ईवीएस फोकस. ईवीएस का एक नया नाम आ गया हमारा एनसीईआरटी में, TWAU. TWAU है द वर्ल्ड अराउंड अस. ओके, सो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, द वर्ल्ड अराउंड अस. इसमें हमें जो ईवीएस होता है एनवायरमेंटल स्टडीज, वो सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है. सिमिलरली द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास का सराउंडिंग कैसा है, नेचर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, उससे क्वेश्चंस आते हैं. इसमें रोट लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि बच्चे के सबका एनवायरनमेंट अलग है. बच्चे को जितना वो ऑब्जर्व करेंगे उतना उनके आंसर्स में डिफरेंसेस आएंगे. इसमें रोट लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर किसी बच्चे के आंसर उसमें अलग हो सकते हैं. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल, instead of just telling them what is, for example, matter, you can tell them to identify the object around them of different matters, like find out why object of solid, liquid, gases and why वो ऐसे क्यों है. उससे रिलेटेड आप कुछ एक्सपीरियंशियल क्वेश्चन दीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दीजिए. व्हाट इज मैटर, जस्ट विद द डेफिनेशन यू कैन नॉट गो विद इट. सो लास्ट इज प्रोजेक्ट मेथड. बहुत अच्छा मेथड है ये, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर आप टीम में देते हैं तो टीम वर्क बूस्ट होता है. फिर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बताएंगे तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हो रही है, तो इससे आप लैंग्वेज को भी कनेक्ट कर रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रियल वर्ल्ड लर्निंग है, जो रियल लाइफ उनका हो रहा है एक्सपीरियंसेस, वो आप प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं. सो प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली डेवलप्स these things because children learn by doing, not just memorizing things. वो टाइम अब गया जब children सिर्फ memorize करते थे and they are not able to connect with the real life. Now, according to NEP and NCF, we have to connect each and everything, whatever we are teaching with children. Teaching to children, we have to connect it with real life experience. उसको रियल लाइफ में वो चीज यूज करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी है. सो जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपके माइंडसेट ये होना चाहिए कि एज अ चाइल्ड, इफ यू आर स्लो लर्नर, इफ यू आर हाई अचीवर, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, कैसे आप जल्दी सीख सकते हैं. उसके माइंडसेट से अगर पेडागोजिकल क्वेश्चंस सीटेट, एचटेट, किसी भी अदर एग्जाम्स में आप अटेम्प्ट करते हैं तो यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 25 out of 30.
So thank you for watching this video fully and all the very best for your exam. Just revise it more and more. Notes बनाओ और अच्छे से revise करो. तो obviously you can easily score good marks in CTP.